हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, वही हमारा चल रहा है संवैधानिक विकास, और इसमें आज लास्ट क्लास है। आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमारी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं जिनमें हमने संवैधानिक विकास को पढ़ा है और 1919 के अधिनियम तक हमने पढ़ लिया है। तो आज का हमारा अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम। आज का हमारा क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। और ये अधिनियम था क्या, और इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी, और ये अधिनियम बहुत बड़ा विस्तृत अधिनियम था। क्यों था ये बहुत बड़ा विस्तृत अधिनियम? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या था, ये बहुत बड़ा विस्तृत था। और इस अधिनियम में कहा गया था कि यानी कि उत्तरदायी सरकार का बनाया जाना। क्या कहा था ये? उत्तरदायी सरकार का बनना। और इसमें जो थी वो क्या थी? 321 धाराएं थी, और 10 अनुसूचियां थी। क्या थी? 10 अनुसूचियां। ये इतना बड़ा एक्ट था। 321 इसमें धाराएं जोड़ी गई और 10 अनुसूचियां इसमें थी। और इसमें क्या कहा गया था, यानी कि इसमें अलग अलग, अब आप देखेंगे कि इस अधिनियम के आधार पर अब भारत का शासन बिल्कुल एकदम से चेंज हो रहा है। अब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि एक तरह से सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से की जा रही हैं, और व्यवस्थित तरीके से कैसे की जा रही हैं, यानी कि अखिल भारतीय संघ की क्या की गई? स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की क्या कर रहे हैं? अब स्थापना कर रहे हैं। और अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना की गई थी वो किस आधार पर की गई थी? यानी कि 2 प्रकार से किया गया था, राज्य के आधार पर और रियासतों के आधार पर। और जो ये किया गया था, इनको क्या माना गया था? एक इकाई के तौर पर माना गया था। यानी कि राज्यों को और रियासतों को, यानी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करके राज्य और रियासतों को क्या मान लिया गया? एक इकाई की तरह माना गया। और जब माना गया तो केंद्र और राज्यों के लिए अब क्या कहा, यानी कि अब जो राज्य और रियासत हैं, ये बात याद रखना, ये जो है ये क्या है? इकाई है। तो अब जो सेंट्रल बॉडी थी केंद्र, अब इन दोनों को क्या मान लिया? इकाई मान लिया। केंद्र और इकाई के लिए याद रखना, केंद्र और इकाई के लिए क्या की गई? इनके बीच में सूचियां बनाई गई। यानी कि इनके बीच में क्या है? जो सूचियां बनाई गई थी, और वो सूचियां क्या बनाई गई थी? वो थी 3 सूचियां। केंद्र और राज्यों के इकाई के बीच 3 सूचियां तैयार की गई। और ये 3 सूचियां क्या थी भाई? एक थी संघ सूची, जिसमें कितने विषय थे? 59 विषय, याद रखना। और एक थी आपकी राज्य सूची, इसमें आपके थे 54 विषय। और एक थी आपकी समवर्ती सूची। ये जो समवर्ती सूची थी ये क्या थी? यानी कि जो केंद्र और इकाई होगी, क्या होगा? केंद्र और जो इकाई होगी उन दोनों के बीच में क्या होगी? ये समवर्ती सूची। और इसमें कितने विषय थे? 36 विषय थे। अब आ रहा है, यानी कि ब्रिटिशर्स अब कर क्या रहे हैं, यानी कि अब जो कार्य प्रणालियां है संघ सूची, यानी कि संघ के कार्य बदल, यानी केंद्र अब क्या क्या कार्य करेगा और किन किन पर कानून बना सकता है। जो इकाई यानी कि जो राज्य है, अब वो किन पर कार्य कर सकता है, या फिर ज्वाइंट होकर यानी समवर्ती, यानी केंद्र और इकाई मिलकर के किन किन विषयों पर कानून बना सकते हैं, या फिर केंद्र की पॉलिसीज किन किन पर लागू होगी। इस तरह से क्या है की जा रही थी। और अवशिष्ट जो शक्तियां थी, कौन सी अवशिष्ट शक्तियां थी, वो किसको दे दी गई? अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई? वायसराय को। अवशिष्ट शक्तियों पर किसका नियंत्रण था भाई? वायसराय का। किसका नियंत्रण है? वायसराय का नियंत्रण है। और इसने एक और किया, यानी कि रियासतें जो थी, क्या थी? रियासतें जो थी वो इसमें कभी शामिल नहीं हुई। तो इस वजह से जो ये व्यवस्था थी ये कभी आई नहीं, यानी कि ये कभी काम नहीं आई व्यवस्था। क्योंकि जो इसमें कहा गया था कि अगर रियासतें इसमें शामिल हो जाएंगी तो ये व्यवस्था आएगी, लेकिन रियासतें जो यहाँ पर लगी हुई है इकाई,
तो रियासत इसमें कभी शामिल नहीं हुई, तो इस वजह से ये व्यवस्था कभी सामने नहीं आई। और इसमें क्या कहा गया, यानी कि जो द्वैध शासन था, आपको पता है द्वैध शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। द्वैध शासन क्या हो गया भाई, समाप्त हो गया। और द्वैध शासन समाप्त करने के बाद प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ कर दी। कौन सी, प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता, अब प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ कर दी। लेकिन इसने क्या किया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ रही, याद रखना। यानी कि द्वैध शासन का मतलब क्या था, यानी कि जो सेंट्रल और स्टेट में जो काम चल रहे थे, अब उनको यानी कि राज्य और केंद्र वाला जो पहले द्वैध शासन प्रणाली थी वो समाप्त कर दी गई। कौन सी, समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि प्रांतीय स्वायत्त, प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू रही, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू रही। केंद्र में क्या रहा, द्वैध शासन प्रणाली लागू रही। और ये द्वैध शासन क्या थी, यानी कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो हस्तांतरित विषय थे ये क्या थे, इन पर कौन, किसका नियंत्रण था, मंत्रियों का। ये शक्तियां किसके पास थी, मंत्रियों के पास थी। और जो ये वाले हुआ करते थे आरक्षित विषय, यानी कि ये विदेशी और उनसे संबंधित विषय हुआ करते थे, यानी विदेशी मामलों से संबंध बनाना, व्यापार करना, इस तरह के सब वो थे, वो किसके पास में थे, आरक्षित विषयों में शामिल किए गए थे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो पहले 11 स्टेट थे, इस अधिनियम के आधार पर क्या किया गया, जो 11 स्टेट थे वो 11 स्टेटों में से 6 स्टेट में एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और वो प्रक्रिया क्या थी, द्वैसदनीय प्रक्रिया। और द्वैसदनीय प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि 11 राज्यों में से 6 राज्यों में, अब वो 6 राज्य कौन कौन से हैं आपके, बंगाल है, बिहार है, ठीक है भाई, संयुक्त सीमा प्रांत है, असम है, और आपका बंबई है, और एक बचा हुआ है आपका मद्रास। इनमें क्या प्रारंभ किया गया, 6 राज्यों में द्वैसदनीय व्यवस्था। द्वैसदनीय व्यवस्था से क्या मतलब होता है, यानी कि उसमें विधानसभा होगी, क्या होगी, विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। विधानसभा और विधान परिषदें उसमें शामिल की गई। और ऐसे 11 राज्यों में से, उस समय पर जो 11 राज्य थे उनमें से 6 राज्यों में बंगाल, बिहार, संयुक्त सीमा प्रांत, असम, बंबई और मद्रास, इनमें क्या किया गया, द्वैसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। और 1858 में, 1858 में जो परिषदों की स्थापना की गई, जो परिषद बनाए गए, अब वो क्या कर दिए गए, समाप्त। 1858 में परिषद बनाए गए, अब वो क्या कर दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं। यानी कि अब परिषद क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। और देखो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, ये इन सब में सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग काम किया गया, सबसे अच्छा काम जो किया गया वो किया गया, यानी कि मुद्रा और साख पर क्या कर दिया गया, नियंत्रण। मुद्रा और साख पर क्या कर दिया इन्होंने, नियंत्रण कर दिया, मुद्रा और साख पर। और ये नियंत्रण किस तरह से किया गया, मुद्रा और साख पर
नियंत्रण, और ये नियंत्रण जो किया गया था ये आरबीआई एक्ट के आधार 1934 में आरबीआई एक्ट आया था और उसके आधार पर आरबीआई की क्या होती है, स्थापना होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है और जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसको क्या काम दे देगा, यानी भारत की जो मुद्रा और साख होगी उस पर इसका क्या रहेगा, नियंत्रण रहेगा। अभी तक ऐसा कोई नियंत्रण नहीं आया था, ऐसा कोई रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था कि मुद्रा और साख पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन 1935 के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट आया और आरबीआई की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। अब जो और चेंज हुआ वो क्या था, यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, अब इनकी स्थापना की जा रही है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि अब इकाइयों को अलग अलग किए जा रहे हैं, तो इनकी भी क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। यानी कि स्टेट के लिए अलग से लोक सेवा आयोग होगा और संघ के लिए अलग से, यानी केंद्र के लिए अलग से, वो क्या होगा, संघीय लोक सेवा आयोग, यानी कि ये होगा यूपीएससी आपका, ये क्या होगा आपका एसपीएससी। और एक और काम किया गया, यानी कि 2 राज्यों या फिर 2 से अधिक राज्यों के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया। क्या था, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया था, यानी कि संयुक्त सेवा आयोग भी बनाया गया था। और ये किसके लिए था, 2 राज्यों के लिए या फिर 2 से अधिक राज्यों के लिए, और ये किसके लिए था, केंद्र के लिए। और 1937 में जो संघीय न्यायालय थे उसमें क्या किया गया, उसकी भी एक स्थापना की जाती है। 1937 में क्या बनाया जाता है, संघीय न्यायालय बनाया जाता है, संघीय न्यायालय बनाया गया। देखो 1937 में संघीय न्यायालय बना दिया गया है, और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के आधार पर की गई थी, 1773 के आधार पर, और कब की गई थी, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, लॉर्ड एम्पे थे। और यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है। अब संघ में भी क्या हो गए हैं, न्यायालय हो गए हैं। अब यहां से आगे जो आता है वो आता है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। अब भाई भारत आजाद होने के कगार पर है, अब भारत को हम आजाद कराते हैं, और 1947 का 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम क्या था और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, हम वो चीजें देख लेते हैं। तो इसमें जो किया गया था वो क्या था कि देखो, लॉर्ड माउंटबेटन को कहां भेजा गया, भारत भेजा गया। उस टाइम पर जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो क्या थे, क्लीमेंट एटली थे। और क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की थी कि 30 जून 1948 को, यानी कि क्लीमेंट एटली की क्या घोषणा थी, 30 जून 1948 को हम भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। यानी कि जो ब्रिटिश का उस पर जो नियंत्रण है वो ब्रिटिश नियंत्रण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बना दिया जाएगा। क्लीमेंट एटली की इस घोषणा से मुस्लिम लीग क्या हो गई, नाराज हो गई। अब मुस्लिम लीग नाराज तो हुई और उसने क्या कर दिया गया, आंदोलन छेड़ दिया। अब जब उसने आंदोलन छेड़ा तो उसने मांग की कि हमें एक अलग से राष्ट्र चाहिए, और उसने भारत विभाजन की बात कही। भारत विभाजन की बात किसने की है, मुस्लिम लीग ने। वो क्या चाह रही है कि भारत का विभाजन, ठीक है ना। अब वायसराय ने कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने क्या किया, 3 जून 1947 को एक रिपोर्ट पेश की, और जो रिपोर्ट थी ये माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानी जाती है। और इसमें क्या था, यानी कि जो रियासतें, जो देशी रियासतें हैं या फिर जो राष्ट्र संविधान को नहीं माने, यानी जो संविधान सभा जो संविधान को बना रही है उसको नहीं मानेगा, उस पर वो लागू नहीं होगा। और 3 जून 1947 को इसने ऐसा प्रावधान किया कि भारत विभाजन हो जाएगा, यानी कि जो जो उसको मानेंगे उन पर वो लागू रहेगा। और ऐसे ही किस नाम से जाना गया, माउंटबेटन योजना के नाम से। और 15 अगस्त 1947
15 अगस्त 1947 को भारत का क्या हो गया, विभाजन हो गया और भारत और पाक में हिंदुस्तान बट गया, भारत और पाकिस्तान। अब यहां से जो आपको इंटरेस्टिंग बात मिलती है वो एक और मिलती है, वो क्या थी, यानी कि देखो वायसराय का पद क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जो वायसराय का पद नियुक्त किया गया था 1858 में, आज सॉरी इसको 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया और इसको पुनः भारत का गवर्नर जनरल पद जोड़ा गया, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल यानी कि जो डोमिनियन भारत है, अभी कौन सा है, आजाद नहीं है, डोमिनियन। और डोमिनियन कब तक रहेगा, जब तक संविधान बनकर के तैयार नहीं हो जाए। और माउंटबेटन ने कहा था कि जब तक आपका संविधान सभा पूर्ण रूप से संविधान बना करके तैयार ना कर ले, तब तक 1935 का जो अधिनियम है उसी के आधार पर उसी के कानून लागू रहेंगे और उसी से क्या रहेगा, शासन चलता रहेगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, माउंटबेटन। कौन है, माउंटबेटन। और यहां से आपको एक और बात जान लेनी है, अंतिम वायसराय कौन है, माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कौन है भाई, माउंटबेटन है। और इसी के आधार पर भारत का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। भारत का क्या हो गया, विभाजन हो गया इसे। और यहाँ पर एक और था, यानी कि एक शाही उपाधि थी, क्या थी एक, इसको और जान लो क्या थी, शाही उपाधि थी। और ये शाही उपाधि क्या थी, भारत का सम्राट, भारत का सम्राट। इसे क्या कर देगा, समाप्त कर दिया, इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और यहां से क्या हो जाता है, देश स्वतंत्र हो जाता है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये टॉपिक यहां पर समाप्त हो गया, संविधान का विकास। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरा संविधान।